ये आपने भी कई बार सुना होगा कि जब कोई आइडिया सफल हो जाता है तो कितने लोग कहते हैं, ये तो मैंने भी सालों पहले सोचा था। लेकिन सोचने और कुछ कर दिखाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आइडिया उसी का होता है जो उसे हकीकत में बदलता है। समस्याएं हर किसी की जिंदगी का हिस्सा हैं। मुद्दा ये नहीं कि परेशानी है या नहीं, मुद्दा ये है कि आप उससे कैसे निपटते हैं। जो सफल व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। वो प्रॉब्लम को ही अपना करियर बना लेता है या उससे ही पैसे कमा के बहुत अमीर बन जाता है। बिजनेस आइडिया सीधे सीधे शब्दों में किसी समस्या का समाधान होता है। जब आप किसी बिजनेस आइडिया के बारे में सोचते हैं तो आपको किसी समस्या और उसके समाधान के बारे में सोचना होता है। आज हम आपको ऐसे सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने समस्या को ही अपना करियर बना लिया और अरबपति बन गए। पहली कहानी है व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप की शुरुआत दो दोस्त ब्रायन एक्टन और जॉन कूम ने 2009 में की। जॉन कूम का जन्म 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के एक छोटे से गांव कीव में हुआ था। इनके पिता एक इमारतों की निर्माण कंपनी में काम करते थे। जॉन कूम ने सैन होसे स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से अपनी कंप्यूटर साइंस और मैथ्स में अपनी शिक्षा पूरी की थी। 1997 में जॉन कूम भी याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर का काम करने लगे। ब्रायन एक्टन याहू में इंजीनियर के पद पर काम करते थे और जॉन कूम वूवू नामक हैकर ग्रुप में काम करते थे। ब्रायन एक्टन का जन्म 17 फरवरी 1972 को मिशिगन शहर में हुआ था। उनका बचपन सेंट्रल फ्लोरिडा में गुजरा। एक्टन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक्टन एप्पल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने लगे। एडोबी में भी बाद में काम किया। फिर इन्होंने 1996 में याहू में काम करना शुरू किया। वहीं याहू के ऑफिस में ब्रायन एक्टन और जॉन कूम की पहली बार मुलाकात हुई। उन दोनों का टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अच्छा ज्ञान होने के कारण दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। 10 साल काम करने के बाद उन्होंने याहू से नौकरी छोड़ दी और खुद का कुछ नया करने का सोचा। जनवरी 2009 में जॉन कूम ने एक आईफोन खरीदा। इस फोन से जॉन कूम को ऐप के जबरदस्त लोकप्रिय हो सकने की संभावनाओं का अंदाजा लगा। इसी दौरान जॉन कूम अपने रूसी मूल के दोस्त एलेक्स फिशमैन के घर गए। फिशमैन रूसी मूल के दोस्तों को हर सप्ताह पिज्जा खाने और फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करते थे। कई बार इस महफिल में 40 लोग तक आ जाते थे। फिशमैन के रसोई घर में जॉन कूम और फिशमैन चाय पीते हुए ऐप पर घंटों चर्चा करते थे। इसी बातचीत के दौरान व्हाट्सएप बनाने के विचार ने जन्म लिया। व्हाट्सएप को यूक्रेन के जॉन कूम ने अमेरिका के ब्रायन एक्टन के साथ मिलकर शुरू किया था। बाद में एक और वेंचर कैपिटलिस्ट जिम गोएट्स भी इसमें शामिल हो गए। जॉन कूम कंपनी के सीईओ हैं। प्रसिद्ध व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक व्हाट्सएप के मुख्य कार्यकारी जॉन कूम के पास इस कंपनी की 45% हिस्सेदारी है। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी के कारण उन्होंने फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों में नौकरी की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। एक ऐसा समय आया जब उनके पास व्हाट्सएप को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्होंने व्हाट्सएप को आगे ले जाने के लिए दोबारा नौकरी का निर्णय लिया और सबसे पहले फेसबुक के ऑफिस गए। वहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में उन्होंने ट्विटर और कई बड़ी कंपनियों में कोशिश की, पर उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली। साथ ही पैसे ना होने के कारण व्हाट्सएप का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। आखिरकार दोस्तों की मदद से उन्होंने व्हाट्सएप को डेवलप किया। 2014 तक व्हाट्सएप के 60 करोड़ से अधिक यूजर्स हो गए और जिस फेसबुक ने उन्हें नौकरी देने के लिए मना कर दिया था, उन्होंने ही 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा में व्हाट्सएप को खरीदा। आज दोनों ब्रायन एक्टन और जॉन कूम उसी नौकरी के लिए मना कर देने वाली कंपनी के शेयर होल्डर हैं। आज भी पूरे विश्व में व्हाट्सएप के ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और दूसरे सभी मैसेंजर ऐप्स को ये पीछे कर चुका है। दूसरी कहानी है ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल की। रितेश अग्रवाल, जिन्होंने 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। रितेश अग्रवाल ने इंजीनियरिंग छोड़ ओयो रूम्स की शुरुआत की, जो आज हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ओयो के पास 10 लाख ओयो रूम्स हैं। ये यूएई, जापान, यूके, फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, अमेरिका सहित और भी कई सारे देशों में फैली हुई है। रितेश अग्रवाल द्वारा 2012 में स्थापित ओयो में शुरू में मुख्य रूप से बजट होटल शामिल थे। रितेश को शुरू से ही स्टार्टअप और बिजनेस में बहुत रुचि थी। वह कोटा आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करने आए थे। वहां से वे भारत में कई जगह घूमने जाने लगे और उन्हें कम बजट में अच्छे होटल ढूंढने में काफी परेशानी होती थी। रितेश अग्रवाल ने सेक्रेड हार्ट स्कूल, रायगढ़ से पढ़ाई की। फिर दिल्ली की इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में दाखिला लिया, लेकिन दिल तो कुछ और ही चाहता था। कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों की तलाश में। कभी सिम कार्ड बेचे तो कभी होटल में ठहरे, सिर्फ ये समझने के लिए कि ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या कमी है। फिर सिर्फ 19 साल की उम्र में
उन्होंने शुरू किया एक ऐसा स्टार्टअप जिसने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने पाया कि सस्ते होटलों में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी और होटल ढूंढना बहुत ही समय ले लेता था। उन्होंने अमेरिकी स्टार्टअप एयरबीएनबी से प्रेरित होकर स्टार्टअप करने का सोचा। उन्होंने 2012 में ऑरोवेल स्टेज नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसका मकसद लोगों को कम कीमत वाली होटल उपलब्ध कराना था। ऑरोवेल स्टेज का नाम बदलकर 2013 में ओयो ऑन योर ओन कर दिया गया और सभी होटलों का सस्ते होने के साथ साथ एक स्टैंडर्ड भी रखा गया ताकि कस्टमर को कम कीमत में अच्छा होटल मिल सके। समय के साथ इसे और विकसित किया गया। इसे ऑनलाइन लाया गया, जिससे कस्टमर घर बैठे होटल के प्राइस और फोटो देख सकें और बुक भी कर सकें। ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल रहा और ओयो होटल्स कई देशों में प्रचलित हो गया। तीसरी कहानी है उबर की। उबर के बारे में आज कौन नहीं जानता। आज उबर दुनिया की सबसे सफल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी बन चुकी है और दुनिया के लगभग 633 सिटीज तक उबर ने अपनी पहुंच बना ली है। जहां एक समय था जब लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घंटों तक बस का इंतजार करना पड़ता था, उबर ने अपनी तकनीक से लोगों की राह आसान कर दी। उबर की शुरुआत की कहानी लिखी गई थी 2009 में, जब गैरेट कैंप न्यू ईयर की पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ पेरिस में भयंकर ठंड के बीच सड़क पर टैक्सी का इंतजार कर रहे थे। काफी समय खड़े रहने के बावजूद उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली। तब उन्होंने एक प्राइवेट कार के लिए करीब $800 का भुगतान किया। इसी अनुभव ने उन्हें उबर का विचार दिया। उन्होंने सोचा कि अगर एक ही गाड़ी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया जाए तो सभी का कम किराए में काम हो सकता है। गैरेट कैंप ने अपने दोस्तों की सहायता ली। ट्रेविस कलानिक ने इस कंपनी के सलाहकार के रूप में ज्वाइनिंग ली। दोनों ने मिलकर 2010 में उबर को लॉन्च किया। उबर ने पहली बार सैन फ्रांसिस्को में 2011 में अपनी टैक्सी सर्विस और ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की। शुरुआत में उबर केवल ब्लैक प्रीमियम से ही बुक होती थी। दोस्तों, साल 2011 तक उबर का पूरा नाम उबर कैब था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को शहर में चल रही बाकी टैक्सियों ने कैब नाम से आपत्ति जताई। तब उबर को पीछे से कैब को हटाना पड़ा। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी तकनीक में बदलाव किया और मार्केट में सफलता हासिल की। आज उबर 83 देशों में अपनी सर्विस चला रही है। 2017 में उबर की अमेरिका की कैब्स में भी 40% हिस्सेदारी हो गई। हालांकि उबर को कई बड़े विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी परेशानियों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किलें आने पर भी हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके रास्ते में मुश्किलें हैं तो समझ जाएं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, ये प्रेरणादायक यात्रा सुनने के लिए रीगल रिच माइंडसेट आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। हमें उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपको अपने जीवन की चुनौतियों को अवसरों में बदलने की प्रेरणा दी होगी। अब समय है कि आप भी अपनी क्षमता को पहचानें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। इससे आपको आने वाले दिनों में और भी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद सामग्री मिलती रहेगी। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन सफल कहानियों से प्रेरणा ले सकें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।